हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। तो कल की करंट अफेयर क्लास कुछ कारणों के चलते नहीं हो पाई, उसके लिए हम आपको सॉरी कहना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डेली करंट अफेयर क्लास करें, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते। एंड बाकी आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डिस्कस करने के लायक। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। एक्चुअली क्या था, मैं आपको पहले ही बता चुका था, जब हमने पहली वीडियो नोबेल प्राइज पे निकाली थी, जब पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी, तो मैंने आपको उस समय बता दिया था कि नोबेल प्राइज जो होते हैं ये 6 फील्ड में अनाउंस किए जाते हैं। 6 फील्ड कौन कौन सी है? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इसके अलावा लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जो इकोनॉमिक्स के अलावा 5 जो फील्ड्स हैं उन पांचों की अनाउंसमेंट लास्ट वीक में ही कर दी जाएगी, तो उसी वीक उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। साथ ही इकोनॉमिक्स की तरफ जो अनाउंसमेंट थी उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की अनाउंसमेंट मंडे को होगी, तो उसी प्रकार इन्होंने अब कल यानी कि मंडे को इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो नोबेल प्राइज था उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज की क्लास में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी रहने वाला है। साथ ही इसके अलावा आज हम दूसरी बात करने वाले हैं क्षतिपूर्ति के ऊपर। दरअसल क्या है, हम पिछले लंबे अरसे से लगातार सुनने में आ रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। क्षतिपूर्ति को लेकर के राज्य और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है। क्षतिपूर्ति बहुत बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स एलिगेशन लगा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फंड रिलीज करना नहीं चाहती है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग व्यवस्थाएं दी हुई थी इसके ऊपर। तो अब एक कल बैठक जो थी वह उस पर भी बातें काफी सारी सामने आ गई हैं और माना जा रहा है कि अब मामला पूरी तरह से निपटाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल की जो 42nd मीट थी यह कब हुई थी? 5 अक्टूबर को हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। तो अब हम यह बात करते हैं कि जो अब यह जो मीट हुई है कल, इसके ऊपर क्या है। काफी सारे लोगों का यहाँ पे यह विचार भी है कि यह जो मीट है यह 43rd जीएसटी मीट है, पर काफी सारे लोग इसको 43rd जीएसटी मीट भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों का मानना है कि यह 42nd मीट की ही यह पूरक है। यानी कि जो फर्स्ट मीट हुई थी 42nd वाली 5 अक्टूबर को, वह अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, जो फैसले होने थे वह उसमें नहीं हो सके, तो उसी के जो अधूरे विषय थे उन अधूरे विषयों के ऊपर कल की क्लास में कल चर्चा की गई है जीएसटी मीट के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की ही एक पूरक मीट है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसको शुरू कर लेते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दे दिया गया है। अब सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसकी अनाउंसमेंट किसने की। तो इसकी अनाउंसमेंट की गई रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, नाम समझ पा रहे हैं हम, स्वीडिश की है, एकेडमी किसको लेकर के? साइंसेस को लेकर के है। ठीक है, रॉयल एकेडमी है, इसके अंदर एक महासचिव का पद है। तो इसके वर्तमान जो महासचिव है गोरान हैंसन, प्रेजेंट के अंदर इनके जो महासचिव है सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की गई है, जिनका नाम है गोरान हैंसन। इन्होंने अनाउंसमेंट करके यह बताया था कि इस साल का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है यह किसको दिया जाने वाला है। तो इन्होंने नाम बताया पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। तो यह दो नाम है, याद रखिएगा, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन लोगों को यह प्राइज दिया गया है। तो पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह नोबेल प्राइज अब की बार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। ये दोनों है कौन? इन दोनों का संबंध अमेरिका से है, ये अमेरिका के अंदर है। और साथ ही अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में यह लोग अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे पोस्ट पर है, वहां पर ये फिलहाल ये टीचिंग कर रहे हैं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध है इनका, यह भी याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। अमेरिका से संबंध इनका, साथ ही नाम याद रखिएगा, पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, तो इन लोगों को भी है इस बार यह नोबेल प्राइज देने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन मैं आपको यह बता चुका हूं कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है। हम लगातार क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि नोबेल प्राइजेस क्यों दिए जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज हमेशा उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्य मानव के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और मानव के जीवन में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सक्रिय रूप से निभा रहे होते हैं। इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को उस काम के लिए नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है किया होगा। तो इन्हें अब यह नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, यहाँ पे यह समझने वाली बात है। तो इन्हें नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार किया है। एक्चुअली क्या था, पहले एक ना ऑक्शन को लेकर के थ्योरी हुआ करती थी, तो ऑक्शन की जो पहले थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं अलग अलग मानदंडों में जाकर के फेल हो जाया करती थी। बहुत सारी जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनमें ना वह लागू नहीं हो पाती। तो इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, वह जो ऑक्शन थ्योरी थी उसका इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया और उस ऑक्शन थ्योरी में उन्होंने सुधार किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बदल दी। बदलने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, एक नया ऑक्शन जो पूरा का पूरा नियम थ्योरी थी, इन्होंने अपनी एक न्यू ऑक्शन थ्योरी तैयार की और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कहीं ना कहीं यह माना जाता है पूरी दुनिया में कि इनके द्वारा जो है सुधार किए गए और नई ऑक्शन थ्योरी लाई गई, यह ऑक्शन थ्योरी अपने आप में बहुत ही ज्यादा
महत्वपूर्ण रही और इसने सभी क्षेत्रों में अपने आप को सिद्ध किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, ज़रूरी रही है। तो ऐसी स्थिति में यह नीलामी का जो स्वरूप इन्होंने तैयार किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने की स्थिति में इन लोगों को इसका श्रेय दिया गया और कहीं ना कहीं मानवों के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को अब यह नोबेल प्राइज इस काम के लिए दे दिया गया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाँ, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो दिया गया था वह कौन सा काम करने की वजह से दिया गया था। तो आपको अलग अलग इकोनॉमिक्स की थ्योरी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि यह किसके लिए दिया गया था, ऑक्शन थ्योरी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात एक यह भी है कि नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का है, यह शुरुआत से ही नोबेल प्राइज नहीं था। दरअसल क्या होता था कि पहले जो नोबेल प्राइज थे वह 5 ही कैटेगरी के थे, जो 5 के अनाउंसमेंट लास्ट वीक कर दी गई, यानी कि मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर एंड पीस। तो बाद में क्या हुआ, बाद में यह जो प्राइज था इस प्राइज को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। वैसे इस प्राइज का जो नाम है, जो ऑफिशियल नाम है, जो उसकी शुरुआत हुई थी, तो उसका नाम था स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इसका मूल नाम है। इसका ओरिजिनल नेम यह है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जिस समय भारत के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह उस समय की बात है। उस समय यह स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज की स्थापना की गई थी, तब से यह दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद में इसको नोबेल प्राइज की जो श्रेणी है उसी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। अब यह नोबेल प्राइजेस के तौर पर ही दिया जाता है, लेकिन जरूरी है कि नाम याद रखा जाए। स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज एंड 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद से यह दिया जा रहा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें हमने अब चर्चा कर ली है। साथ ही नोबेल प्राइजेस की जो हमारी सीरीज थी उसके अंदर अभी है लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अब तक आपने पिछली नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई वीडियोस नहीं देखी है तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर के आई बटन पर टैप करके पिछली सारी नोबेल प्राइज से रिलेटेड वीडियोस भी आप अच्छे से देख सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। आई होप आपको यह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा, अच्छे से आप इसके बारे में जान गए होंगे। एंड बाकी अगर ऐसी स्थिति में फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। बाकी हम नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई और जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज में क्या दिया जाता है, तो वो एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ ही साथ में 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, जिनकी जो राशि, जिनका जो अमाउंट है अगर इंडियन नेशनल रुपीज में हम समझे तो लगभग 8 करोड़ 25 लाख के आसपास का अमाउंट वो बैठता है। ठीक है, लेकिन स्वीडिश क्रोनर में दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर का अमाउंट इन लोगों को दिया जाता है। नोबेल प्राइजेस क्यों दिए जाते हैं, हम इस पर भी चर्चा करते हुए। नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल थे, जो स्वीडन से, स्वीडिश के है एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो बाद में इनको पछतावा हुआ था कि मेरे द्वारा जो खोज की गई है उसका गलत जगह पर इस्तेमाल होता है, युद्ध में इस्तेमाल होता है, लोगों की जान जाती है उसकी वजह से। तो उन्होंने एक बिल तैयार की थी। उस बिल में उन्होंने यह बताया था कि जो मेरी पूरी जीवन की परिसंपत्तियां हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा, और जो लोग अच्छा मानव के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आविष्कार कर रहे हैं, उन लोगों को यह नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। एंड उससे जो भी ब्याज वगैरह आएगा, इंटरेस्ट वगैरह आएगा, उससे ये हर साल दिए जाते रहे हैं। अब इस साल भी यह दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए अपना रुख अब आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी क्षतिपूर्ति को लेकर के उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 42nd जीएसटी काउंसिल जो मीट थी है 5 अक्टूबर को कंप्लीट हो गई थी। लेकिन 5 अक्टूबर को जब यह जीएसटी काउंसिल मीट हुई तो उस समय क्या हुआ कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में क्या जो स्थिति थी वो नहीं सुधर पाई। दरअसल क्या था, केंद्र सरकार ने उस समय इन लोगों को 2 ऑप्शन दिए थे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केवल जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति हुई है उसका अमाउंट ले ले, यानी कर्जा ले ले मार्केट से, या फिर जीएसटी से जो नुकसान हुआ और कोरोना महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ, उन दोनों को मिलाकर के ही पूरा का पूरा जो अमाउंट है वह मार्केट से उठा ले। तो उसका जो अमाउंट बैठ रहा था वह लगभग 2,35,000 के आसपास का अमाउंट बैठ रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी आप चाहे तो पूरा का पूरा अमाउंट यानी कि 2,35,000 मार्केट से ले सकते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए। लेकिन राज्यों की दलील क्या थी? राज्य जो कह रहे थे वह यह कह रहे थे कि यह जो परेशानी है इसका समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट करे, और यह जो भी लोन लेने की व्यवस्था है यह सभी लोन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नाम पे ले और बाद में यह हमें फंड प्रोवाइड करें। और साथ ही एलिगेशन यह लगाया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड देना नहीं चाह रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था सामने आ रही थी। तो कुछ बातें थी जिन पर सहमति बन गई थी 5 अक्टूबर को, पर फिर भी कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। तो ऐसी स्थिति में अंत में यह फैसला हुआ कि 12 अक्टूबर को अब अगेन बैठक की जाएगी और उसमें इससे जुड़ी हुई जो और बातें हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो यह काम अब कल कर लिया गया और कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि जो विवाद था वह विवाद अब निपट चुका है और चीजें सुधार में आ सकती है। तो किस प्रकार के फैसले लिए गए उस क्षतिपूर्ति बैठक में, क्या क्या चीज सामने आई, तो इसको लेकर के सारी जो स्टेटमेंट थी यह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी की गई। उन्होंने
उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करी। तो उन्होंने किस प्रकार से इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है वह बात हम अपनी क्लास में अब कर लेते हैं। तो क्षतिपूर्ति को लेकर के अब क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड रिलीज करने की बात की है। यह फंड है 73,000 करोड़ रुपए का। 73,000 करोड़ रुपए का यह फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज करने की बात कर दी है। इसको नाम क्या दिया है? इसको उन्होंने नाम दिया है प्रोत्साहन पैकेज। प्रोत्साहन पैकेज क्यों नाम दिया गया है यह समझ लेते हैं। दरअसल ऐसा अब स्पष्ट हो रहा है कि हो चुका भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं क्या है कि बहुत सारा नुकसान सभी अर्थव्यवस्थाएं झेल चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी झेल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है और सरकार अब यह उम्मीद कर रही है कि लगातार अनलॉक के प्रोसेस होने के बाद अब अर्थव्यवस्था को बूस्टअप होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम एक स्थिति यह देखें और भारत इंडियन कल्चर के अंदर अगर हम आए तो इंडियन कल्चर यह कहता है कि अब वह समय शुरू हो गया है जब इंडियन फेस्टिवल्स की एक सीरीज चलती है लगातार, पूरे भारत में त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग, और इन अलग अलग त्योहारों के बीच लगातार अलग अलग क्षेत्रों में डिमांड्स होती है, उसकी सप्लाई की जाती है। तो यानी कि मार्केट के अंदर मनी बहुत ज्यादा तेजी से सर्कुलेट होता है। इकोनॉमी का रूल यही है, इकोनॉमी कहती है कि भाई मनी क्या करता है, मनी अपने आप को सर्कुलेट करता है, एक से दूसरे के बाद दूसरे तीसरे के बाद इस तरह से मूवमेंट उसकी लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह अपनी इच्छा जाहिर की गई है कि यह पूरा का पूरा वही समय है जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मांग की जाती है। तो लेकिन अब यहाँ देखने वाली चीज क्या है, कोरोना महामारी की वजह से सभी परेशान हैं। अगर हम समाज का निचला वर्ग देखें जो वास्तव में इन सभी चीजों में अपनी बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि मार्केट से चीजें खरीदते हैं वे लोग, पर अगर आज की स्थिति देखी जाए तो उनके पास पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो वह कुछ भी चीज खरीद नहीं सकते, चीजों को बाय नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखते हुए आ रहे थे, मार्केट वगैरह भी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो यहाँ अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रावधान कर दे कि यह जो है ये हमारी तरफ से प्रोत्साहन पैकेज है। यह प्रोत्साहन पैकेज किस लिए है? ताकि अब आने वाले समय में लोग खरीदारी करें। पर यह प्रोत्साहन पैकेज मुख्य रूप से जो है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से लाया गया यह समझते हैं। ठीक है, तो अभी नाम क्या है, 73,000 करोड़ का यह पैकेज ला दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, प्रोत्साहन पैकेज रखा है। कहीं ना कहीं चेष्टा इन लोगों की यह है कि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया जाए, ग्रो किया जाए, और जो हमारी संतुलन है अर्थव्यवस्था के अंदर, जो चीज हम खो चुके हैं, हमारे इकोनॉमी डाउन हुआ है, उसको वापस से अब अप किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करा इन्होंने, 73,000 करोड़ रुपए का अमाउंट घोषित करने रिलीज करने की बात की है। मुख्य रूप से इसके अंदर क्या बताया इन्होंने, यह बताया कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है, केंद्र सरकार और लोक उपक्रमों के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की कि सरकारी कर्मचारी क्या करें कि आपको एलटीसी के लिए और अग्रिम वेतन भुगतान के लिए चीजें प्रोवाइड की जा रही है। दरअसल क्या होता है, जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उन सरकारी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था है कि आपको 4 सालों के अंदर एक एलटीसी दिया जाएगा, लॉन्ग ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दे दिया जाएगा। आप लंबी दूरी भत्ता इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि आप कहीं भी दूर जाना चाहें अपने परिवार को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में इनको एलटीसी दिया जाता है। और एलटीसी लेने की स्थिति में क्या होता है कि जो खर्चे होते हैं वह सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। सरकार ने क्या कहा, सरकार कह रही है कि अब वर्तमान में जो स्थिति, यह स्थिति ऐसी है कि आप घूमने तो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएं फिलहाल, क्योंकि सभी को डर है कोरोना महामारी की वजह से। तो सरकार ने अब क्या कहा, सरकार ने कहते कि देखो आप घूमने तो नहीं जाओ, लेकिन हम फिर भी आपको एलटीसी दे रहे हैं। तो एलटीसी की स्थिति में आपको क्या दिया जाएगा, एलटीसी की स्थिति में आपको दिया जाएंगे वाउचर, मनी वाउचर दिए जाएंगे। ये हम मनी वाउचर किस प्रकार दिए जाएंगे, यह मनी वाउचर इसलिए दिए जाएंगे ताकि आप आने वाले समय में जो भी आप सोचते थे कि बाहर जाके इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या करना है कि आप को जो पैसा दिया जा रहा है उसको लेकर के आप अर्थव्यवस्था के अंदर ही खरीद करेंगे, यानी कि देश का पैसा देश में ही सर्कुलेट होगा, यानी कि जो पैसा कहीं ना कहीं रुका पड़ा है वह मनी अब बाहर निकलने की मूव करेगा और इकोनॉमी में अपनी भूमिका निभाएगा। तो उन्होंने क्या कह दिया कि आपको एलटीसी के लिए और अग्रिम वेतन भुगतान के लिए आपको वाउचर दिए जाएंगे। इन वाउचर की जो लिमिट है यह 31 मार्च तक रहने वाली है, यानी कि 31 मार्च 2021 तक रहने वाली। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको गैर अनिवार्य वस्तुएं खरीदनी है इन वाउचर से। तो यहाँ पर सरकार ने एक परमानेंट टैग यह भी क्लियर कर दिया इन लोगों की कि आपको यह जो वाउचर मिल रहे हैं, जो आपको एलटीसी के लिए दिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करनी है, खरीदना है गैर अनिवार्य वस्तु खरीदनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको यह वाउचर दे दिए गए हैं तो आप क्या करें, जाकर के मार्केट से सब्जियां खरीद लें, सामान खरीद लें, अनाज खरीद लें, यह सभी अनिवार्य वस्तुओं, तो ये तो आप खरीद सकते ही नहीं हो। आपको क्या खरीदना है, यहाँ पे गैर अनिवार्य वस्तुएं यहाँ खरीदनी है। अब गैर अनिवार्य वस्तु सरकार के हिसाब से क्या है, सरकार ने यही बता दिया, यानी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वह सभी चीजें खरीदनी है जिनके ऊपर जीएसटी या तो 12% है या 12% से अधिक है। इस प्रकार की चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। तो अब आप यह सोच रहे हो कि यह क्लियर कैसे होगा, व्यक्ति तो अपना वाउचर है वह कहीं भी खर्च कर सकता है। देखो ऐसा नहीं है, उस वाउचर के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही अप्लाई होते हैं। जब तक किसी वस्तु पे 12% का टैक्स नहीं होगा वह वस्तु उस वाउचर से खरीदी नहीं जा सकती। तो जरूरी है कि 12% या उससे अधिक की जीएसटी लगने वाली वस्तुएं इसके माध्यम से अब खरीदी जाए। तो इसके लिए सरकार ने जो अमाउंट रखा है क्या रखा है, यह अमाउंट रखा हुआ है 11,575 करोड़ का।
तो सरकार ने यहाँ क्लियर कर दिया कि भाई लोक उपक्रम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम एलटीसी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम दे रहे हैं कि आपको अग्रिम वेतन भुगतान दिया जाएगा। आपको क्या करना है, वाउचर मिलेंगे, तो वाउचर आपको गैर अनिवार्य वस्तुओं पे खरीदने लगाने हैं जिनके ऊपर जीएसटी 12% या उससे अधिक की हो। तो एक स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो गई कहाँ मनी इन्वेस्ट होने वाला है, किस क्षेत्र में काम किया जाएगा। वही दूसरी बात है राज्य और यूनियन टेरिटरीज को लेकर के, यह बात तो उन्होंने कर दिया कर्मचारी को हम क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने यह बताया कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए हम 12,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज करने वाले हैं। दरअसल क्या था कि लगातार, अब हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे, आज भी हम यह बात उठा लेते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगातार यह घोषणा की जा रही थी, बताया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अमाउंट रिलीज नहीं कर रही है, उनकी अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए फंड नहीं दे रही है, और सभी अर्थव्यवस्था जो स्टेट गवर्नमेंट से परेशान है, इनके पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो चीज क्लियर कर दी है, यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज कर दिया गया है। यह 12,000 करोड़ रुपए का अमाउंट क्या है, एक तरह से लोन है, यह भी देखने वाली बात है, यह लोन के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे यह बता देगा, यह जो लोन है यह पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री, यानी कि आपको जो लोन दिया जा रहा है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। साथ ही साथ आपको यह लोन आने वाले 50 सालों के लिए दे दिया गया, यानी कि आप 50 साल के अंदर इस लोन को निपटा दीजिएगा। प्लस ब्याज नहीं है, तो काफी कहीं ना कहीं सरल रहेगा यह स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए, स्टेट्स गवर्नमेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज कर दिया गया है, तो पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री है, साथ ही साथ 50 सालों तक के लिए यह ब्याज अब दे दिया गया है। अगर हम बात करें कि यह जो 12,000 करोड़ रुपए का यह जो लोन है, यह क्यों दिया गया है, यानी किस किस सेक्टर में जाएगा यह, तो यहाँ पर इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि 1600 करोड़ रुपए इसमें से जो है, यानी कि 12,000 करोड़ रुपए में से जो 1600 करोड़ रुपए हैं, ये पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलॉट कर दिया गया है। तो यह 1600 करोड़ रुपए पूरे वहां चला जाएगा। इसके अलावा जो 900 करोड़ रुपया यह खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर के लिए और 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि बाकी जो बचे हुए राज्य हैं, इसके अलावा इन राज्यों के अलावा जो शेष राज्य हैं, इन सभी शेष राज्यों को क्या किया जाएगा, 7500 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है कि इनके अलावा जो भी राज्य बच गए हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा और उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा जो भी शेष राज्य बच गए हैं, उन सभी शेष राज्यों को 7500 करोड़ रुपए इस फंड से दिए जाएंगे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 2000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड रखा है, यह इन सभी से पूरी तरह अलग है। यह तो डिवीजन कर दिया गया है कि हाँ राज्यों को कब कब दिया जाए, कैसे कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह जो 2000 करोड़ रुपए की खास बात की गई है, यह बाकियों से अलग है। ये बाकियों से अलग क्यों है, यह बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि यह जो 2000 करोड़ रुपए दिए जाने की बात है, यह 2000 करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन राज्यों ने पहले अपने सुधार कार्य पेश किए थे और वह सभी राज्य अपने सुधार कार्यों को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि ऐसे राज्य जिन्होंने पहले सुधार कार्यों को प्रस्ताव रखा था और वह अब उन सुधार कार्यों को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यह 2000 करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे ताकि वह अपने अन्य सुधार कार्यों को अंजाम दे सके। तो इस प्रकार से इस 12,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है इसका डिवीजन किया जाएगा और यह सभी स्टेट्स गवर्नमेंट को स्टेट्स में अलॉट कर दिया जाएगा। तो स्पेशली 12,000 करोड़ रुपए का फंड यह है सभी राज्यों के लिए, किस किस प्रकार से यह भी अब हम समझ चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ रुपए के एक एडिशनल फंड की बात भी कही है, यह भी इसी 73,000 करोड़ रुपए की तरफ से निकाला जाएगा। तो यह 2500 करोड़ रुपए जो ये है, यह किस लिए है, यह केंद्र सरकार इस्तेमाल करेगी अतिरिक्त व्यय करने के लिए। तो केंद्र सरकार यह अतिरिक्त व्यय कहाँ करेगी, सड़क निर्माण कार्यों में करेगी, रक्षा अवसंरचना के क्षेत्र में करेगी, पेयजल की आपूर्ति को लेकर के करेगी, साथ ही साथ शहरी विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए इस 2500 करोड़ रुपए के अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार की यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सभी को दे दी गई है, जिन पे चर्चा करना हमारी क्लास में जरूरी था। तो इस प्रकार से यह फंड आ रहा है। मुख्य बात याद रखिएगा कि 73,000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ रिलीज कर दिया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस प्रकार से काम किए गए हैं, यहाँ पे यह समझने वाली बात है, क्योंकि भाई केंद्रीय कर्मचारी, सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए एलटीसी की व्यवस्था की गई है। साथ ही एलटीसी की व्यवस्था की गई है लेकिन स्वरूप बदल दिया गया है। एलटीसी मतलब आप घूमने जाइए, तो यहाँ बोल दिया आपको घूमने नहीं जाना है, आप अपने क्षेत्रों में रह करके खरीदारी कीजिए उस चीजों की। ठीक है, तो यह चीजें आ गई है। बाकी राज्यों का जो 12,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं यहाँ उम्मीद की जा रही है कि चीजें सुधरेंगी, इंप्रूव होंगी और हमारी जो इकोनॉमी डाउन में चल रही है वह अप हो जाएगी। और अगर आप इंडियन कल्चर से अच्छे से परिचित हैं तो आप जान गए होंगे कि अब यह पूरा वही समय है जब लगातार इंडियन कल्चर्स में शॉपिंग्स होती है, लोग अलग अलग जगह विजिट करते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन दिनों में होती है। जैसे कि अब हम नॉर्मल देखें तो
हिंदू कल्चर के हिसाब से देखो अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, इसके बाद नवरात्रे में लगातार फेस्टिवल होते हैं, दशहरा वगैरह, फिर दिवाली आ रही होती है और उसके बाद फिर लगातार शादी के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं और अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं मांग बढ़ जाती है। बाकी रिलीजन्स को लेकर के देखें तो उनके भी लगातार फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पर शादियों का कल्चर सबके लिए शुरू हो जाता है लगातार। बाकी क्रिश्चियन के हिसाब से यहाँ पे अब क्रिसमस आ जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम सभी अब शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार यह भी मान रही है कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये लगातार होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो करती है, जो ग्रोथ यहाँ रुकी हुई है। तो इस रुकी हुई ग्रोथ को अब इंप्रूव करने की जरूरत जो सरकार को महसूस हुई है, उसके लिए यह फैसले ले लिए गए, कार्य हो गए हैं। तो यह जीएसटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात थी, नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात थी। तो नोबेल प्राइज की कड़ी को आज हम खत्म करते हैं, यहाँ इसको हम विराम देते हैं। यह सभी प्राइज 10 दिसंबर को दे दिए जाएंगे, अभी नाम घोषणा कर दी है किस किस को मिलेंगे। तो यह सभी जो नोबेल प्राइज है यह 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। अब 10 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे, यह भी सोचने वाली बात है। मैं बता चुका हूँ क्लासेस के अंदर कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो इस वजह से यह 10 दिसंबर को प्राइज दिए जाते हैं। आगे की बात, अब जीएसटी वाली जो बात है, जीएसटी की बात तो लगातार आने वाली क्लासेस में भी चलती रहेंगी। जीएसटी से जुड़ी हुई कोई और महत्वपूर्ण बात होगी तो वह भी आपको बताई जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी आई होप आपको यह दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपने नोबेल प्राइजेस की सीरीज में अच्छे से नोबेल प्राइजेस के बारे में जाना होगा। जीएसटी पे भी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी समय कुछ नए टॉपिक लेकर के आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी शाम वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, शाम को भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पर्पसेस से इंपॉर्टेंट होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।